फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। गुजरात के 2002 दंगों के बिल्किस बानो मामले में सभी 11 आजीवन कैदियों को रेमिशन पॉलिसी के तहत जेल से रिहा कर दिया गया। गुजरात के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को इस मामले में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोपों पर सफाई दी है। गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है कि जब इन अपराधियों को दोषी ठहराया गया था तब ये रोक लागू नहीं थे। दरअसल विपक्ष ने गोधरा दंगों के समय गैंगरेप और हत्या के आरोपियों को रेमिशन पॉलिसी के तहत जेल से रिहा करने पर सवाल उठाते हुए इसे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया था। अब सवाल ये उठता है कि इतने जघन्य अपराध को आखिर कोई भी कोर्ट या सरकार कैसे अनदेखा कर सकती है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजम बेग साहब। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में इस पैनल में बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ इस पैनल में खानका आलिया चिश्तिया के साहब सज्जादा और मुस्लिम बुद्धिजीवी डॉक्टर बुलंद शाह जफरुल्लाह साहब भी मौजूद है। आप सभी का हमारे इस खास पैनल में स्वागत है। रमन साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर अपने भाषण में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के केस में दोषियों को 15 अगस्त के दिन ही रिहा कर दिया जाता है। रमन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इस विषय के ऊपर दो चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से देखनी चाहिए कि उसमें दो विषय आते हैं कि क्या ये न्यायपालिका के द्वारा स्थापित जो विषय हैं, जो मानक हैं, जो उचित कार्य पद्धति है, क्या उसके अनुसार करा गया है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इसमें कोई अनियमितता हुई है। तीसरा प्रश्न कि किसने समय के बाद, कितने समय के सजा के कितने समय के बाद उनको ये जो दिया गया है, ये कितने समय के बाद दिया गया है। क्या वो 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद दिया गया है, या उसमें एक अरसा हुआ 15 साल का, उससे ज्यादा समय हो गया। तो ये बड़े संजीदा सवाल है, क्योंकि ये सवाल ही इस पूरे जो संवाद हम कर रहे हैं, जो डिबेट हम कर रहे हैं, उसको एक दिशा देते हैं। और उस दिशा के ऊपर क्या ये पहली बारी हुआ है कि इस प्रकार से 15 साल के बाद कानून की अनुपालना के उपरांत इसको करा गया है, या ये इसलिए करा जा रहा है कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए जिसपे राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लेकिन सर, और अगर ये गलत है, सुनिए, अगर ये गलत है तो कांग्रेस के अंदर एक बहुत नामी वकील की कमी नहीं है, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों, रणदीप सुरजेवाला हों, या सलमान खुर्शीद साहब हैं, और वो तो फॉर द कॉज चलते भी रहते हैं इधर उधर। तो मेरा कहना ये है कि अगर इतना गलत है तो, और सुप्रीम कोर्ट भी आजकल इतना संजीदा होता है कि वो मध्य रात्रि को भी विशेष परिस्थितियों में विशेष लोगों की अपील भी सुन लेता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है, और कुछ एक लोग ऐसे भी हैं न्यायपालिका में जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं, एक तरफ ज्यादा संवेदनशीलता से देखते हैं, तो वो भी इस विषय को बहुत उत्तीर्ण तरीके से। आपकी राय में ये कितना जायज है? सर, मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहती हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं बात कर रही। मेरी पर्सनल राय रेलेवेंट नहीं है। उसकी वजह सिंपल सी ये है, क्योंकि मेरी पर्सनल राय बिल्कुल अलग हो सकती है, और वो अलग शायद बहुत सारे लोगों को हजम भी ना हो। तो मेरे को तो ये लगता है कि कई बारी पर्सनल राय और पर्सनल चीजों को पॉलिटिकल या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की अमन और शांति और लोगों की संवेदनाओं को देखते हुए आपको कई बारी अपनी व्यक्तिगत राय अपने तक रखनी चाहिए।
जी, आजम साहब, सरकार की तरफ से जो जघन्य अपराध करने वाले दोषी हैं उनको सजा भी मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें माफ कर दिया जाता है, आप इसे कैसे देखते हैं? तो दरअसल इस सिस्टम के बारे में और इस डिसीजन को लेकर के कई सारी राय लोगों की आ रही हैं, और ज्यादातर राय यही है कि इस तरीके के फैसलों से और सरकार के इन जघन्य अपराध करने वाले लोगों को छोड़ने से बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। देश में जो कानून, न्यायपालिका व्यवस्था, सिस्टम है, वही चकनाचूर हो जाएगा। अगर इस तरह से, जिस तरह का अपराध था, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाकर के उसने शरण ली, 7 लोगों को की हत्या कर दी गई, वो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी बिल्किस बानो, उसके बच्चे को पेट से निकालकर मार दिया गया। 3-4 साल तक केस चलता रहा, किस तरह उसने केस लड़ा होगा, और उसके बाद उस लोगों को कुछ को छोड़ दिया गया, कुछ को सजा दी गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस अपराध को हाईकोर्ट के सामने जब एक मुलजिम ने पेश किया, जो मैं समझता हूं कि ये जसवंत भाई, गोविंद भाई, शैलेश जी, राधेश्याम जी और केसर भाई, प्रदीप, बाका भाई, राजू भाई, मितेश, रमेश जी, ये जितने लोग थे, इसमें से राधेश्याम शाह ने अपील की, अपनी रिहाई की गुजरात हाई कोर्ट से। आप गौर से सुनिए जरा बात को। सीआरपीसी की 432, 433 धारा के तहत अपील की कि भाई मुझको छोड़ दिया जाए, हमको छोड़ा जाए। उन्होंने ये कहकर के अपील को खारिज कर दिया कि ये महाराष्ट्र सरकार के का फैसला है, ये वही कर सकती है। जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट गए, यहां से केस टर्न होता है। सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं कि सम्मानित है, हमारे लिए माननीय है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर के कि गुजरात सरकार ने में ये सब कुछ हुआ है, गुजरात सरकार जो फैसला करेगी हम उसको गुजरात सरकार पर रिफर कर देते हैं। ये चीज मैं समझता हूं बहुत तकलीफदेह है। उन लोगों की रिहाई की बात को स्वीकार न करते हुए गुजरात सरकार पर फैसले को छोड़ दिया गया, और गुजरात सरकार ने जो कुछ किया वो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा हो गया, और हिंदुस्तान की ये जो सरकारें हैं प्रदेशों की, उन पर भी सवाल खड़ा हो गया कि क्या इतना जघन्य अपराध करने वालों को भी सजा माफ की जा सकती है। उनसे कम सजा में मुलविस कई कई सालों से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, और एक केस जिसमें 7 लोगों को की हत्या कर दी जाए, प्रेग्नेंट लेडी के पेट से बच्चे को निकालकर उसको मार दिया जाए, और उसके बाद में उसके उम्र कैद के दोषियों को आप सरकार के स्तर पर माफ कर देंगे। बात माफ करने की या उन लोगों को छोड़ने की नहीं, सवाल सिस्टम का है। इस सिस्टम पर लोगों को एतमाद कैसे बाकी रहेगा। और फिर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी लाल किले की प्राचीन से एक दिन पहले सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, और एक दिन के बाद ही एक महिला जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ हो, उसको दोषियों को उन्हीं के स्टेट में इस तरीके से छोड़ दिया जाए। क्या बीतती होगी उन लोगों पर जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। और ऐसे लोगों को सजा भी मिलेगा। एक बात और इसका गलत पहलू यह है रूबी जी, कि अगर इस तरीके से चीजों को लिया जाने लगा और ऐसे मुलजिमों की सजा माफ की जाने लगी, और आज तो यहां तक हुआ कि उन मुलजिमों को बाहर निकलने के बाद कुछ महिलाओं ने और कुछ लोगों ने उनका सम्मान तक किया, तिलक लगा करके। जेल से छूटने वाले ऐसे लोगों का सम्मान होगा इस देश में। वही अब ये हालात बनने लगेंगे, एक समाज को नंगा करके, एक समाज को आप टारगेट करके और चुनाव जीतने और इलेक्शन लड़ने की टारगेट तय करें। जफरुल्लाह साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सर मेरी बात सुनिए। जफरुल्लाह साहब, आप जो अभी ये कानून व्यवस्था को लेकर ये जो मापदंड दिखाई दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैडम आप लोग जफरुल्लाह साहब, आप बहुत देर से सुन रहा था। जी 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 मैडम, जी मैडम जी, मैं डिबेट सुन रहा हूँ बहुत देर से। मैंने मलिक जी को भी सुना, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को।
फिर मैं इन जनाब को भी सुना। आप कानून व्यवस्था के मापदंड की बात हमसे पूछती हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा शेर याद आता है कि जब से हुए हैं जिले इलाही मेरे खिलाफ, मुनसिफ मेरे खिलाफ, अदालत मेरे खिलाफ, तब जिले इलाही ही हमारे खिलाफ हैं। मैं तो यही समझूंगा, क्योंकि जिले इलाही उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जब ये सारा मामला हुआ। 12 साल उसके बाद रहे, 2002 के इंसिडेंट के 12 साल बाद तक रहे। 2014 में उनका ट्रांसफर हुआ तो एज ए प्राइम मिनिस्टर दिल्ली आए। प्रधानमंत्री जी कर रहे सुप्रीम कोर्ट को आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं, क्यों नहीं? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रधानमंत्री जी कैसे हो गए? मलिक साहब, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपको जो अपनी बात कहनी है, अपनी बात पूरी करिए। मुझे अपनी बात पूरी करनी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा स्टेट को, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेग साहब जो है उन्होंने प्रश्न उठा दिए। अब जनाब, आप ये बोल रहे हैं कि वो चुनाव को तो छोड़ दीजिए, देश में अमृत महोत्सव जब मना रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर के नारी सम्मान, नारी उत्थान, ना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बातें कर रहे थे। जिस सरकार के मुखिया, जिस पार्टी की सरकार के मुखिया केंद्र में, उन्हीं की पार्टी के राज्य में भी सरकार है। इधर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और उधर तुरंत गुजरात सरकार उन लोगों को रिहा कर देती है। ऐसे खूंखार आतंकवादियों को जो इंसानियत पर कलंक है। तो ये बताइए, या तो प्रधानमंत्री जी आप रमन मलिक जी, आप ये तय कीजिए कि या तो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बोल रहे थे, अपने अंतरात्मा की बात लाल किला से बोल रहे थे परसों 15 अगस्त को दिन, या फिर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सच्ची नियत से, सच्चे दिल से। कुछ ऐसी ताकतें हैं, बताइए वो कौन है जो प्रधानमंत्री को हर उनके किए हुए वादे में और दिए हुए वचन में उनको झूठा करार दिलवाने पर तुली रहती है? ये कौन सी चीज है? रमन साहब जो ये बीच में काम कर रही है। बात करेंगे उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप तो बोलते हैं इससे बड़ी इससे भद्दा मजाक लोकतंत्र के साथ और कुछ नहीं होगा। वो ये बोलेंगे लोकतांत्रिक संबोधन में नारी सम्मान की बात करें तो देखिए किस तरह से भड़क रहे हैं। मैडम, ये वही लोग हैं भड़कने तड़कने वाले कि जो कठुआ की मासूम आसिफा का जब रेप हुआ तो उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाला इन लोगों ने निकाला, इसी मानसिकता के लोगों ने। ये वही लोग हैं ना कि जो रोज ट्विटर पे आके ट्रेंड चलाते हैं जी जफरुल्लाह साहब, ये करवाते हैं। तो आपके लिए क्या है? अभी देखिए क्या आपने दलित बच्ची का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, हत्या कर दिया, और आपकी नाक के बिल्किस मामले में बात कर रहे हैं। हर डिबेट में बीजेपी के वक्ता और प्रवक्ता ऐसे ही बोलते हैं, बोलने नहीं देते। जफरुल्लाह साहब प्लीज अभी बिल्किस मामले में बात करते हैं। या तो ये बोलिए कि सॉरी, मैं इस तरीके की वाहियात रमन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार का महिलाओं के प्रति कथनी और करनी में फर्क है। इस पर आपका क्या कहना है रमन साहब? रमन साहब, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है रमन साहब से हमारा संपर्क टूट चुका है। आजम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार का महिलाओं के प्रति कथनी और करनी में फर्क है। इस पर आपका क्या कहना है? दरअसल महिलाओं के प्रति ही नहीं है, सरकार के कथनी और करनी में हर लेवल पर फर्क है। वो जो बात कहते हैं हर काम उसके खिलाफ करते हैं। वो चाहे नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे किसानों को न्याय और सम्मान देने का मामला हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण करने और उनके उत्थान और विकास का मामला हो, चाहे प्रदेशों को इंडिपेंडेंट बना करके और उनको मजबूत करने का मामला हो। मैं समझता हूं कि इस तरीके के माहौल ने भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो निर्णय हैं, जो नीतियां हैं, उनकी पोल खोल दी है। हमको सिर्फ विपक्ष का ये इशू नहीं है, ये इशू दरअसल हिंदुस्तान की उस सिस्टम के खिलाफ जा रहा है जिस पर इस देश का ये देश कायम है। इस देश की खूबसूरती ही यही है कि इसमें हर वो इंसान जो अपने आप को असहाय
है उसको जो उम्मीद होती है कि मुझको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या इस तरीके से भी सरकार अपना फैसला कर सकती है। आप एक गुजरात केस को ही ले लीजिए, गुजरात के उन तमाम केसों की समीक्षा कर लीजिए जो लोग जेलों में बंद हैं, क्या वहां पर इन लोगों के अलावा कुछ और लोग नहीं थे जिनको इस धारा के तहत उनकी माफी दी जा सकती थी, उनकी रिहाई की जा सकती थी। बिल्किस बानो केस के उन मुलजिमों को जिस पर पूरी दुनिया में हल्ला मचा था, जिस पर आज तक लोग हैरान हैं कि क्या ऐसे भी कोई दोषी हो सकते हैं, उनको आप माफ कर देंगे। और सरकार को माफ करने के लिए यही लोग थे सरकार के पास। हम समझते हैं कि इसके खिलाफ पुरजोर आवाज पूरे देश में उन तमाम लोगों को उठानी चाहिए जो अमन पसंद है, जो सेकुलर नवाज है और जो इंसाफ पसंद है। ये सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं है, ये इंसानियत का इशू है, मानवता का इशू है, ये कानून का इशू है, महिलाओं का इशू है। का नहीं जी, ये सभी सेंटिमेंट सभी देश की महिलाओं के साथ जुड़े। रमन साहब, आपकी नजरों में क्या बिल्किस बानो के साथ वाकई इंसाफ हुआ है? देखिए, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले कानून की पूरी प्रक्रिया हुई। सर, आपकी वीडियो ऑन नहीं है। जी, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले कानून ने अपनी पूरी प्रक्रिया करी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ये पूरा केस गया। जो लोग कम अकल होके ऊटपटांग बयान दें, मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं इतने जरूर बोल सकता हूँ कि अगर आपको देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायालय, उसके न्यायाधीश आपको राजा लगे, आपको खलीफा लगे, तो ये आपकी सोच को मुबारक। ये इस देश में कानून की अनुपालना होती है। कानून, और कुछ लोग ऐसे होते हैं और मानसिकता के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। नहीं सर, देखिए जो केंद्र की पॉलिसी के तहत रेप और हत्या के दोषियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने बहुत क्लियर है। सर, इसमें राजनीति अलग चली गई है, मेरा ये सवाल है आपसे। आप इस तरीके से डिरेल मत करिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको बड़े स्पष्ट रूप से बोला, मैं अभी भी आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि आप इसमें सिर्फ पैरामीटर्स को देखिए कि क्या कानून की अनुपालना हुई है, कानून के अंतर्गत हुआ है या कानून तोड़ के हुआ है। सबसे पहली सर, मैं आपसे यही पूछ रही हूं। दूसरी चीज, अमूमन कहा जाता है कि लगभग उम्र कैद जो है 14 साल के करीब उसको लिया जाता है कि 14 साल तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट रहती है। क्या वो परिधि पूरी हुई या नहीं? क्या ये सीआरपीसी को ब्रेक करा जा रहा है? क्या सरकार ने जो डिसीजन लिया वो अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल इन नेचर है? ये सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक निर्णय में पहुंचेंगे कि क्या ये सही है और गलत है। दूसरी चीज, क्या ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर पहले कभी रिहाई हुई है या नहीं? अगर ये पहली है तो जरूर इसको यहीं छोड़ देना चाहिए, यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन अगर ये पहली नहीं है तो हम इसको किस हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं ये भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट टोटलिटी में देखोगे, सक्लूजन में नहीं देखोगे। कानून सक्लूडेड नहीं है, टोटल होता है। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी इसमें, क्या केंद्र की पॉलिसी के तहत रेप और हत्या के दोषियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने बिल्कुल सख्त मना किया है कि उनकी रिहाई नहीं होगी? इसमें राज्य नीति बिल्कुल अलग चली गई है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। अगर इस प्रकार का, सीधी बात बताइए सर, सटीक। अगर इस प्रकार से आपको कोई विषय लग रहा है, ये फिर एक मैटर ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन बन जाता है। जी सर। ये, और हमारे यहाँ संविधान में, अगर जो लोग संविधान की किताब को सबसे बड़ी किताब माने, तो उसमें बहुत स्पष्ट बोला हुआ है कि संविधान ये कहता है कि अगर मैटर ऑफ लॉ है और उसके इंटरप्रिटेशन की एक डिस्क्रिपेंसी है, उसमें ये सोच में फर्क आ रहा है कि ये ठीक है या ये पक्ष ठीक है, तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही उसका निर्णय करेगा। तो अगर ऐसा विषय है तो आलिम फाजिल वकील बैठे हैं, वो जा सकते हैं कोर्ट, बहुत सारे लोग हैं, और कोर्ट से एक राय ले सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर बैठ के एक निर्णय तैयार करना, दो
इसको एक राजनीतिक और रिलीजियस एंगल देना, धार्मिक एंगल देना, इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। क्योंकि अगर हम इस तरीके से धार्मिक एंगल देके इन चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे डिविजन्स पैदा हो जाएंगे, जो कि फिर उन्हीं लोगों की सियासत को जिंदा करते हैं, उन्हीं लोगों की दुकानों को जिंदा करते हैं जो मजहब के नाम पे बांट बांट के 70 साल से अपने खानदानों को चला रहे हैं। सर, जिस तरह से दोषियों को जेल के बाहर मालाएं पहनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, तो वो काफी अफसोसजनक है। और देश में किस तरह का संदेश जाता है इस तरह से? देखिए, इस देश के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे कत्ल वालों को हीरो बनाया जाता है। एक तो मैंने आपको बताया, देश के सबसे बड़ा मंदिर लोकतंत्र का पार्लियामेंट होता है, उसके अटैक करने वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाली देने वाले भी इस देश में है। जब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक मिनट सुनिए, जब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिंदा रख सकते हो तो आपको दूसरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टोटलिटी में होता है, सक्लूजन या हियर से या मेरे मनपसंद समुदाय की महिला से जुड़ा हुआ नहीं है, देश की सभी महिलाओं के सेंटिमेंट से जुड़ा अगर ये गलत है, अगर ये कानून के हिसाब से नहीं करा हुआ, तो आपको, मेरे को, सबको इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेनी चाहिए। लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट को ही जिल्ले हिलाई कह देंगे, आप जब इस डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हुए, डेमोक्रेसी के फल खाते हुए आप खलीफत में पहुंचेंगे, आप खलीफा के सपने देखेंगे और उसको, जो डेमोक्रेटिक सुप्रीम कोर्ट है, उसको आप जिल्ले हिलाई बोल देंगे, तो फिर मेरे को लगता है ज़फरुल्लाह साहब, बेटों का कोई औचित्य नहीं है। ज़फरुल्लाह साहब, जैसे ओवैसी साहब ने भी कहा है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? मैडम, क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी, जब ये स्टार प्रचारक बनाए गए थे या कंपेनिंग बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे बीजेपी के 2014 में, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है कांग्रेस के पास। ये बताइए, ये क्या था प्रधानमंत्री का? मैडम, यही नहीं, अभी बंगाल का ताजा चुनाव हुआ है, आप भूली नहीं होंगी। ये जब बंगाल में जाते थे तो किसी रैली को संबोधन करने से पहले इनका एकदम मंत्र जाप बन गया था, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। ये क्या था? ये कौन सा महिला सम्मान था? मैडम, पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रधानमंत्री रहते हुए रेणुका चौधरी को उन्होंने क्या कह के मजाक उड़ाया था कि जब से रामायण सीरियल बंद हुआ है, आज पहली बार किसी ने इतना हंसाया है। मैडम, ये सब क्या था? जब कांग्रेस के जमाने में मनमोहन सिंह ने पेंशन जारी किया, वृद्धा पेंशन जारी किया, तो उस वृद्धा पेंशन के वक्त मोदी जी आए, मनमोहन 2 ने, मतलब यूपीए 2 ने जब ये वृद्धा पेंशन लाया तो कहा कि अरे बाप रे, अब तो वृद्धा पेंशन मिलने लगी। अरे, विधवाओं के नाम पे कौन है कांग्रेस की विधवा? कितनी बड़ी है विधवा? कहाँ से लेती है पेंशन? लेकिन आज पीएम जो लाल किले से बोल रहे हैं, नहीं मैडम, लेकर के हम बात करें, तो क्या बात है बीजेपी तुष्टीकरण की नीति? प्लीज सर, अभी मुद्दे पे रहिए सर, प्लीज। मैडम, क्या ये सही नहीं है मैडम कि प्रधानमंत्री जी लोगों को कपड़े से पहचानते हैं, टोपी से पहचानते हैं? जी। आज अगर आप, ठीक है, हम मानते हैं, मलिक साहब बोल रहे हैं, मलिक साहब की बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मलिक जी, मैं ये भी बोलूंगा कि क्या कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, या सरकार की जो सेंट्रल सरकार की भी गाइडलाइंस है, क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि हम ऐसे मुजरिमों को छोड़ देंगे कि जो जिसकी मतलब आज भी पीड़िता आज भी जिंदा है और इंसाफ के लिए आज भी आस और उम्मीद लगाए बैठी है? किस बुरे हालत, भयानक व्यवस्था में जिसका मर्डर हुआ, उसके 7 परिवारों का मर्डर हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ। बोलिए, इतना जघन्य हुआ, इतना खतरनाक कि जिससे शैतान भी शर्म से पानी पानी हो जाए और हैवान भी कांप लरज़ उठे। ये इंसान क्या कर रहे हैं? बताइए, ऐसे इंसानियत के दुश्मन हथियारों को, दंगाइयों को क्या गाइडलाइंस में है कि उनको भी छोड़ दिया जाए 15 अगस्त के मौके पर? नहीं। आप भी, मैं इस पर देख के आया हूँ, आप भी एक बार देखिए मलिक साहब। उसमें यह है कि जो मामूली चोर हो, चक्के हो, मामूली गुनाहों की सजा काट रहे हो जेल में,
तो उन्हें हुकूमत को इख्तियार है कि वो उन्हें छोड़ दे, रिहा कर दे। आप किसको ये संकेत देना चाहते हैं? आप उनको रिहा करके मुजरिमों को, मैडम आप किनको संकेत देना चाहते हैं? देश में क्या संकेत देना चाहते हैं? यही ना कि हम कभी देखो फूल माला पहना के इनका स्वागत करते हैं बलात्कारियों का, जी रमन कभी साहब हम आपका जवाब बताऊंगी जी। कभी देखो हम सिफारिश करके इनको रिहा करा देते हैं। इससे मैडम इसके अलावा कोई बात नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति तो कर ही रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ गुजरात चुनाव एकदम मुंह पर है। अच्छा अभी छोड़िए जी रमन साहब आप बोलिए, आप वापस पहुंच जाए। जी बोलिए सर। देखिए सबसे पहली बात, ये वो सरकार है जिसने इस देश के अंदर नई प्रथा शुरू करी कि 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए फांसी का प्रावधान रखने वाली ये सरकार है और कोई सरकार नहीं थी। और इस सरकार के अंदर मैं आज भी आपसे ये पूछता हूँ और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दोनों को, पढ़े लिखे लोग, गुजरात का चुनाव जीतने का जाइए ना, आप दोनों ही फाइल करिए केस। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अगर गलत होगी गुजरात सरकार तो कोर्ट रेप्रिमांड करेगा, और अगर नहीं होगी तो आपको ये पता लगेगा कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हम जो मर्जी बोल लें, आप उसको सिर्फ एक ही रंग से रंगेंगे, आप उसको एक ही मानसिकता से रंगेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी दुकान उसी मानसिकता से चलती है। आप बढ़ाई करनी, लोगों में साहब, कटाई करनी, ये आपकी दुकानदारी का मुझे सबसे 10 बड़ा सेकंड दिया जाए, 10 सेकंड दिया जाए। मैं एक बात बोलूं मलिक जी साहब, बोलिए, बड़ी बोलिए सम्मान सर। के साथ मैं आपसे बोलूं, आप मानसिकताओं की बात करते हैं। 10 सेकंड में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, जो आज भी हुआ करती है। नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं, इसलिए कि हमको नाम लेके कोई सियासी फायदा तो उठाना नहीं है। सिर्फ मैं इशारतन इंडिकेट में ये बोल दूं कि उस मुस्लिम रियासत में हिंदुओं के मंदिर पर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, मंदिर तोड़ दिया जाए। ये बात जब वहां की अदालत के सामने, इस्लामी अदालत में गई और मुस्लिम जज बैठे थे, उनके सामने हिंदू पक्षकार भी गए जो वहां माइनॉरिटी में थे, और मुसलमान भी गए। एविडेंस और कागजात की बुनियाद पर सर प्लीज सर 2 सेकंड सर 2 सेकंड सर 2 सेकंड। जब हिंदुओं के पक्ष में उस मुस्लिम रियासत के मुस्लिम जज ने फैसला सुनाया तो वो हिंदू कम्युनिटी के लोग चिल्लाए थे। आज इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए, क्योंकि उसके खिलाफ मुसलमान थे। किसको बोलते हैं राज कराना, पाठ चलाना? 14% से 1% क्यों रह गए? क्यों कत्लेआम हुआ हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का? सर मेरी बात सुनिए, मैं और यही आपका दर्द जी आजम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजम साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, सर मैडम हम लोगों को टॉपिक पर रहना चाहिए। हिटलर आए, चंगेज आए, सब आए। जफरुल्लाह साहब, अरे तुम भी चले जाओगे, अभी आपके पास आऊंगी, तुम भी चले जाओगे, टॉपिक पर रहना चाहिए, मुद्दे को आगे और बहस को आगे, टॉपिक पर रहिए। ये याद रखना। तुम कोई रमन साहब मिडिल ईस्ट के को कहीं भटकाइए नहीं हो। रमन जी टॉपिक पर रहे हम लोग, आपकी बात थोड़ा जज्बा सर, टॉपिक पे रहिए सर, ये बात आज हम नहीं कर रहे हैं। रमन साहब प्लीज। अच्छा आजम साहब, आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के उत्थान के लिए वाकई काम करना चाहिए, और इस तरह के जो केस है, जो सजा याफ्ता है, उनको वाकई कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप मैडम। मैं महिलाओं किसी के पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही, ना पार्टी से बीजेपी, अलग, ना कांग्रेस, ना सपा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी पॉलिटिकल पार्टी से और धर्म विशेष से अलग हटके बात कर रहा हूँ। हम अपने देश की जो खूबी है वो यही है कि हम यहाँ मुख्तलिफ रंगों, भैंसों और मुख्तलिफ दिशाओं के लोग रहते हैं। हर 50 किलोमीटर के बाद धर्म, भाषा, जबान सब बदल जाया करती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। हमको अपने इस देश को बचाए रखने और इसको विकास की ओर ले जाने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम सबको, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वैसा प्रैक्टिकली करें भी सही। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका जो ये नारा है, ये तभी साकार होगा जब हम लोग इस चीज को जमीन पर उतारेंगे। रमन जी, आपने जो बात की है, मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि आप इस जो जघन्य अपराध के दोषियों को माफ किया गया है, इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको भी ये बुरा लगा है, लेकिन
पार्टी की हदबंदियों से बंधे हुए हैं। सर मैं ये बोलता हूँ सबका साथ, सबका मैं विकास, समझता हूँ कि जो हादसा प्रयास गुजरात में हुआ है प्रयास से ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोगों को आगे आकर के और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को उम्र कैद की सजा नहीं, फांसी की सजा दी जानी चाहिए, वो चाहे किसी भी समाज से हो। अपराध को धर्म विशेष से जोड़ना मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कोई भी करे वो सख्त सजा दिए जाने के लायक है, फांसी पर चढ़ाए जाने के लायक है। मैं समझता हूं कि गुजरात सरकार ने इस फैसले से उस आस्था पर चोट की है जिस पर एक महिला इंसाफ की उम्मीद लगाए रहती है। इस फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए और बड़े वकीलों को डिस्कस करके सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ चुनौती दी जानी चाहिए ताकि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अगर ये फैसले होने लगेंगे तो मुजरिमों को के सीने चौड़े हो जाएंगे, अदालत से बाहर आकर, जेल से बाहर आकर उनका तिलक किया जाएगा, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कौन करेगा, किससे करेगा। हम समझते हैं गुजरात सरकार के इस फैसले को, गुजरात सरकार को खुद इस पर नजरसानी करनी चाहिए। पूरे देश में और पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है कि ये हिंदुस्तान जा किधर रहा है। आप फरवरी में ये 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ, फरवरी में फिर गुजरात में चुनाव है। सिर्फ गुजरात चुनाव को सामने रख करके आप इस तरीके के फैसले देंगे तो आप सोचिए इंसाफ रह कहां जाएगा। न्यायपालिका को इस तरीके से आप गुजरात, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने सोचने और नजरसानी करने के लिए कहा था। ये नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उनको रिहा कर देना, लेकिन चूंकि आपको मौका मिल गया और आपने धारा का हवाला देकर के उन लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। अगर चुनाव इस बात पर लड़े जाएंगे कि कौन मुसलमानों को ठीक कर सकता है, तो मैं समझता हूँ ये तुष्टीकरण नहीं, उससे आगे की बात है। और इस पर प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री सबके हैं, मुसलमान के भी प्रधानमंत्री हैं, हर समाज के प्रधानमंत्री हैं। ये हो क्या रहा है देश में, बड़े ताज्जुब की और शर्म की बात है। शर्म से झुक गया इस निर्णय से। तो गुजरात सरकार ने हर इंसाफ पसंद को, हर महिला को परेशान किया है इस फैसले से। जी रमन साहब, अब आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस बात पर। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस देश के अंदर मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट या और न्यायालय जो है वो आज भी संवैधानिक रूप से चलने वाले लोकतंत्र के अंदर एक संस्थान है जिसको कुछ लोग बहुत सारे कोठा कहते हैं, बहुत सारे सवालों के देखिए बेग साहब ऐसा है, जब उनकी मर्जी के खिलाफ जब आप राणा आयोग के केस पे चुप रहे, कोठा हो जाता है। जब आप राणा आयोग के केस पे चुप रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है कि आप 10 करोड़ के मुल्जिम को 100 करोड़ के मुल्जिम से नहीं मिला सकते चोरी के लिए, गमन के लिए, तो तब भी सवाल आपको उठाने चाहिए थे, तब आप जैसे लोगों ने सवाल नहीं उठाए। लेकिन मैं आज भी ये बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के ऊपर हमको सवाल नहीं उठाने चाहिए। अपना पक्ष रख रहे हैं ठीक है, लेकिन सवाल नहीं उठाने चाहिए। उनको जिले लाई की संख्या मैडम रमन जी से पूछे ना कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कौन लोग बोलते हैं। आप सिर्फ उनको ये बोलिए कि देखिए आपका जवाब तो दे ही देंगे। देखिए मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आपको कहीं शक और शुबा, आप कहां से जवाब देंगे, हमारा आपके पास जवाब हो तब तो देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहने वाले लोगों को संरक्षण देने वाले लोग बीच में वर्बल पोल्यूशन आस्था रखने की बात करते हैं, बीच में वर्बल पोल्यूशन मत करिए। बात पूरी करनी, डायरिया तो आप अपने जी रमन साहब बोलिए। देखिए मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल पूछने हैं तो वो जरूर पूछें और उसका आंसर दीजिए। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो एक आपको आ गया है ना अंदर कि जी अपीजमेंट मेरी होनी चाहिए क्योंकि मैं बोल रहा हूं, इस चीज को छोड़ दूं। ये पुराने हिंदुस्तान में अपीजमेंट होती थी, नए हिंदुस्तान में सभी नागरिक मर्द हो या औरत वो बराबर हैं, बराबर का अधिकार है। और जहां तक बात आ रही है कि प्रॉब्लम अगर कानून की अनुपालना में है तो उस पर सवाल खड़ा करो, और अगर कानून की इंटरप्रिटेशन में उसके मतलब में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर सवाल करके क्लैरिटी ले लो। इसीलिए बड़े बड़े ये जो कोर्ट हैं बने हुए हैं
और आप जो देश में उन्माद फैलाने की आप जैसे दुकानदार कोशिश करते हैं, वो कृपया करके मत करिए। वो तो आपने फैला दिया, आपकी पार्टी ने फैला